प्रदूषित यमुना में छठ पर्व करने पर अभिशप्त श्रद्धालुओं को इस बार भी जहरीले झाग के बीच खड़े होकर पूजा करनी पड़ी। इस बात को लेकर कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने श्रद्धालुओं की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा कि भागीरथी जी स्वर्ग से गंगा को बादलों से जिस मार्ग से उतार कर लाए थे, लघुकाय लंपट जी यमुना जी को उसी रास्ते दिल्ली लाए हैं, और वो भी मुफ्त। और हाँ, इस बार वायु प्रदूषण की जिम्मेदारी हरियाणा के किसानों पर रहेगी, पंजाब वालों पर नहीं, क्योंकि वहां कुछ महीनों में चुनाव है। दरअसल हर साल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों द्वारा बड़े पैमानों पर पराली जलाया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार सिर्फ हरियाणा के किसानों को इसका जिम्मेदार मान रही है। वजह वही चुनावी है, क्योंकि पंजाब और यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की इस सियासत पर तंज किया। बीते कुछ दिनों से यमुना में सफेद सफेद झाग बड़े पैमाने पर तैरते हुए देखे जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य रहे कुमार विश्वास ने 2 दिन पहले लिखा था कि दिल्ली को एक और फ्री सुविधा के लिए बधाई। अब तो यमुना में बादल भी उतर आए। गली गली मुफ्त का नरक कोविड के दौरान दिखा ही दिया था। टैक्स पेयर के पैसे पर टीवी में काल नेमी को लाइव तो देखा ही होगा। अब पंजाब में भी यही कौशल दिखाने का अवसर दें। स्वराज शिरोमणि लघुकाय आत्ममुग्ध धूर्तेश्वर को कुमार विश्वास का ये तंज केजरीवाल के उन कथित वादों को लेकर है जो उन्होंने सरकार बनने पर यमुना की सफाई के लिए किए थे। केजरीवाल सरकार के इतने सालों से सत्ता में रहने के बाद भी यमुना नदी की हालत जस की तस है। हर साल छठ पर्व पर श्रद्धालुओं को झाग के बीच खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक बयान जारी करते हुए बीते दिनों कहा था कि हरियाणा से काफी मात्रा में सीवेज और औद्योगिक कचरा छोड़े जाने के चलते दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। अब तक बीजेपी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही कांग्रेस नए खुलासे से खुद ही फंस गई है। असल में फ्रेंच न्यूज पोर्टल के खुलासे के बाद कांग्रेस इस मामले में घिरती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के मन में यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या 65 करोड़ की रिश्वत में राफेल जेट की डील हुई थी। मामला सामने आने के बाद डील में शामिल सुशेन गुप्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। फ्रांस के न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट की ओर से एक दावा किया गया कि राफेल की डील करवाने के लिए घूस दी गई थी। पोर्टल ने यह भी कहा कि 2007 से 2012 के बीच इस डील को लेकर रिश्वत दी गई थी और तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मामला सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भारत सरकार राफेल को ही चुने, ये तय करने के लिए राफेल बनाने वाली कंपनी ने किकबैक्स यानी रिश्वत दी और पोर्टल ने बताया ये तब दी गई थी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। जैसे ही फ्रांस के पोर्टल ने इस बात का खुलासा किया, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड कमीशन है। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता, भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। शायरी के तर्ज पर उन्होंने कहा कि घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों के पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। संबित पात्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप बिना निविदा के जाकर विमान खरीद लेते हैं। 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा जाता है और आरोप हम पर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आप नो करप्शन क्लॉज हटा देते हो और आरोप हम पर लगाते हैं। किस मुंह से ऐसा करते हैं? पोर्टल मीडिया पार्ट का दावा है कि उनके पास दसों एविएशन की तरफ से राफेल फाइटर जेट की डील के लिए रिश्वत देने के सबूत हैं। पोर्टल की ओर से यह भी दावा किया गया है कि 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत बिचौलिया सुशेन गुप्ता को दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये भुगतान 2007 से 2012 के बीच हुए थे। भारत ने फ्रांस की दसों एविएशन कंपनी को 2012 में 126 रफाल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए चुना था। इनमें से 10 विमान सीधा फ्रांस से खरीदे जाने थे और बाकी 108 भारत में बनने थे। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो ये डील कैंसिल कर दी गई और फिर सितंबर 2016 में 10 से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे जाने की डील हुई। फ्रेंच मीडिया पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में ये भी लिखा
कि सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से ही डील में रिश्वत के सबूत हैं, लेकिन उन्होंने केस आगे नहीं बढ़ाया। अब ये बात कांग्रेस ने पकड़ ली है और कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। परमबीर सिंह वसूली मामले में महाराष्ट्र सीआईडी ने 2 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये गिरफ्तारी शिवसेना सांसद संजय राउत को पसंद नहीं आई। इसलिए संजय राउत इस मामले को लेकर सीधा एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच पुलिस निरीक्षक आशा केकरों और नंद कुमार गोपाल की गिरफ्तारी पर चर्चा हुई। गिरफ्तार किए गए दोनों पुलिस कर्मियों को पहले राज्य सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों का कहना है कि संजय राउत ने इस पूरे मामले को पुलिस अधिकारियों पर इस तरह से हो रही कार्रवाई से उनका मनोबल गिरेगा। गिरफ्तार किए गए अफसर मुंबई पुलिस के आयुक्त रहते वक्त परमबीर सिंह ने दिए आदेशों पर सिर्फ अमल किया। जानकारों का कहना है कि संजय राउत से मुलाकात के बाद शरद पवार ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले से मुलाकात की। संजय राउत का मानना है कि जिन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है उन दोनों अधिकारियों की छवि और काम अच्छा रहा है। व्यापारी श्याम अग्रवाल की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस से ये मामला स्टेट सीआईडी के पास ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में आगे की जांच सीआईडी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर एक ऐसा चौंकाने वाला नाम है जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर पाकिस्तानी सेना के उस अफसर का नाम है जिसे पाकिस्तान की फौज पिछले 50 साल से तलाश रही है। असल में कर्नल काजी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों में एक रहे हैं। 1971 की लड़ाई में वे जान बचाकर पाकिस्तान से भारत आने में कामयाब रहे थे। बताया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज के कई गोपनीय दस्तावेज भारत को सौंपे थे। पाकिस्तानी फौज ने उस समय उनके घर को जला दिया था। उनकी मां बहन तक को टारगेट किया गया था, लेकिन वे भी जान बचाने में सफल रही थी। कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनके अलावा 2 और बांग्लादेशी नागरिक संजीदा खातून और मुअज्जम अली को भी इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नल जहीर ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण भी दिया था। पाकिस्तान ने उनकी मौत का वारंट जारी किया था। कर्नल जहीर 1969 के आखिर में पाकिस्तानी फौज में शामिल हुए थे। तब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजियों ने जो अत्याचार किए उसने उनको हिला कर रख दिया और उन्होंने अपनी ही फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान से भागकर भारत में प्रवेश किया। कर्नल जहीर के भारत आने के बाद बांग्लादेश में उनके घर को पाकिस्तानी फौज ने आग लगा दी। उनकी मां और बहन को भी फौज ने टारगेट किया, लेकिन वो दोनों भागकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गईं। बांग्लादेश की आजादी के बाद उन्होंने शुद्धोई मुक्ति योद्धाओं के नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने मुक्ति संग्राम का हिस्सा रहे बांग्लादेशी और भारतीय लोगों की पहचान की। ऐसे लोगों के योगदान को दस्तावेज तैयार कर समेटा। वे आज भी बांग्लादेश में कट्टरपंथ के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक बांग्लादेशी कट्टरपंथ और देश विरोधी ताकतों से दूर हैं, तभी तक उनका मुल्क सुरक्षित है। वे जोर देकर कहते हैं कि बांग्लादेश को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान मॉडल के पैरोकारों को दूर रखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आर्यन खान ड्रग मामले से शुरू हुई समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की जंग अब फडणवीस और नवाब मलिक की जंग में तब्दील होती जा रही है और लगता यह है कि अब इस मसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार शुरू होने वाली है। वजह यह कि फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाई, उसमें कुछ गंभीर किस्म के आरोप हैं। मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध रखने के मामले की जांच होगी। इस बात के संकेत हैं। अब तक फडणवीस पर ड्रग कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे नवाब मलिक ने उन्हें जाली नोट का धंधा करने वाले अपराधियों को संरक्षण देने वाला बता दिया। इसके लिए कई नामों में से एक नाम रियाज भाटी का लिया। नवाब मलिक ने फडणवीस के साथ रियाज भाटी की तस्वीर दिखाई तो पलटकर बीजेपी ने रियाज भाटी की एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें जारी कर दी। इतना ही नहीं, रियाज भाटी परमबीर सिंह वसूली मामले में और सचिन वाजे के साथ काम भी करता रहा है। मतलब कि रियाज भाटी के तार वसूली मामले से भी जुड़े हैं। गोरेगांव में दर्ज एक परमबीर सिंह और सचिन वाजे पर दर्ज एक मामले में भाटी सह आरोपी हैं। सूत्रों का कहना है कि वाजे के कहने पर भाटी
बार और रेस्टोरेंट से वसूली करता था और उसे वाजे को देता था। इस मामले में उसकी अग्रिम जमानत कोर्ट ने सितंबर में रद्द कर दी थी, तब से वह फरार है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें जवाब देते हुए एक ट्वीट किया है। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लिखा कि बहुत पहले मैंने यह पढ़ा था कि सुअर से कभी कुश्ती नहीं करनी चाहिए वरना आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन सुअर को इसमें मजा आएगा। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं। मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का रैकेट चलवाते थे। उनके संरक्षण और देखरेख में जाली नोटों का कारोबार मुंबई में और महाराष्ट्र में होता था। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान कुख्यात गुंडों और अंडरवर्ल्ड के लोगों को सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। नवाब मलिक ने नागपुर से कुख्यात गुंडे मुन्ना यादव को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का भी आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि जो लोग जाली नोट का कारोबार करते हैं, देवेंद्र फडणवीस उनको संरक्षण देते हैं। मलिक ने कहा कि जब देश में नोटबंदी हुई तब मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है ताकि आतंकवाद और काला धन खत्म हो सके। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से बड़े पैमाने पर जाली नोट भी खत्म हो जाएंगे। नोटबंदी के बाद दूसरे राज्यों में जाली नोट पकड़े भी जाने लगे। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े भी गए। हालांकि 8 अक्टूबर 2017 तक तकरीबन 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट पकड़ने का एक भी मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जाली नोटों का कारोबार चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवाब मलिक के बाद अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को लपेटा है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने के आरोपों को नवाब मलिक ने स्वीकार कर लिया, तो इस मामले की जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा? उद्धव ठाकरे को इस मामले की जांच का आदेश देना चाहिए कि कैसे नवाब मलिक ने औने पौने दाम पर जमीनें खरीदी। आशीष शेलार ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा नवाब मलिक के खिलाफ संदिग्ध भूमि सौदों को लेकर लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेना चाहिए, साथ ही मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। शेलार ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार को विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस द्वारा राज्य के मंत्री मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच का आदेश देना चाहिए। शेलार ने कहा कि नवाब मलिक ने स्वीकार किया कि उन्होंने उन लोगों से जमीन खरीदी है जिन्हें 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट सहयोगी नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और मामले की जांच करनी चाहिए। फडणवीस के दावों के बाद शेलार ने शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि फडणवीस ने उजागर किया कि कैसे एमवीए सरकार कुछ मंत्रियों के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ संबंध हैं। मलिक ने स्वीकार किया कि उन्होंने उन पर कुर्ला में जमीन बाजार दर 1.5 गुना कम कीमत पर खरीदी है। शेलार ने सवाल किया कि मलिक को इतनी जमीन कम दाम पर कैसे मिल सकती है? क्या उन्होंने सोचा कि आम आदमी मूर्ख है? फडणवीस ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों ने 1 दशक पहले 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले के 2 दोषियों के साथ भूमि सौदे किए हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बुढलाड़ा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया इस मामले को लेकर दिल्ली तक आ पहुंचे। इसको लेकर सोमैया ने सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और बुढलाड़ा में 1250 बेनामी खातों बैंक का विशेष ऑडिट कराने का आग्रह किया। सोमैया के अनुसार मंत्रालय ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। सोमैया ने सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, आयकर विभाग द्वारा क्रेडिट सोसाइटी की 53 करोड़ 72 लाख रुपए की जमा राशि को फ्रीज किया गया। ये पैसा किसका है, ये पता लगाना जरूरी है। इतना ही नहीं, सोमैया ने कहा कि नांदेड़, लातूर, वाशिम, कोल्हापुर, जालना, पुणे आदि जिलों में भी सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से इस प्रकार के घोटालों को अंजाम दिया गया। किरीट सोमैया सहकारिता मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय और अन्य जांच एजेंसीज के अधिकारियों से भी मिले। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों से ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ परिवार की जयोस्तु प्रबंधन कंपनी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में किया गया घोटाला और गढ़हिंगल्स चीनी मिल घोटाला, लातूर और नांदेड़ के चीनी मिलों और सहकारी समितियों के अलावा मराठवाड़ा के एक चीनी मिल के घोटाले की भी चर्चा की। इसके पहले बुल्ढाना कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में कुल 53 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम को लेकर सवाल किया गया कि इस पैसे का मालिक कौन है। असल में सितंबर में आयकर विभाग ने बुल्ढाना में बुल्ढाना कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पर छापा मारा था। सोमैया ने कहा कि आयकर विभाग ने 53 करोड़ 72 लाख रुपए के 1200 बैंक खातों को निलंबित कर दिया और धन जब्त कर लिया।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि ये पैसा ठाकरे सरकार के एक मंत्री का है। बुल्ढाना कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन के अध्यक्ष इस लेन-देन से पूरी तरह से अवगत हैं। सोमैया ने कहा कि ठाकरे सरकार के राजनीतिक नेताओं और इस क्रेडिट यूनियन बैंक के अध्यक्ष द्वारा सैकड़ों ऐसे गुमनाम बैंक खाते खोले गए हैं जिनमें नकद जमा किया गया और उनके सामने करोड़ों रुपए उधार दिए गए हैं। ये भी पता चला कि गठबंधन सरकार के मंत्रियों को भी 70 करोड़ रुपए का कर्ज अपारदर्शी तरीके से दिया गया था। बताया जा रहा है कि नांदेड़ जिले में क्रेडिट यूनियन की धर्माबाद शाखा में बड़ी रकम की हेराफेरी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।